हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टॉप विषय में। आज बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेलेक्ट कैंडिडेट सर हैं जो एसबीआई में क्लर्क हैं। जानेंगे सर की पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो किया, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम कार्तिक पांडे है और मैं यहीं कानपुर का ही रहने वाला हूँ और क्लरिकल पोस्ट पे हूँ मैं इस समय। 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब से मैं यहीं कानपुर में ही हूँ। ओके सर, एसबीआई में सर काम करने के लिए या बैंक में काम करने के लिए पहले से डिटरमाइन थी कि मुझे बैंक लाइन में ही आना है, क्या एक मन में विचार आया कि चलो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं? यार मेरा पहले जो फोकस था वो था डिफेंस में जाने का। मैं पहले डिफेंस जाना चाहता था क्योंकि डिफेंस का मुझे बहुत शौक था, लेकिन डिफेंस में मुझे चांस नहीं मिला। मैंने पेपर क्वालिफाई किया, एसएसबी भी निकाली मैंने, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस मैं नहीं जा पाया वहाँ। तो फिर मेरा सेकंड चॉइस थी बैंकिंग। तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करी और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा एसबीआई क्लर्क निकल गया। ओके सर, जो एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस है कितने स्टेज में कंप्लीट होता है? वैसे तो दो पेपर दो होते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन आप जोड़ लोगे तो वो तीन हो जाता है। प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीन चीज़ें होती हैं। ओके सर, प्री और जो मेंस एग्ज़ाम है कितने नंबर का पेपर आते हैं? प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। और आपका मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो होता है आपका 200 नंबर का। ठीक है। और 190 क्वेश्चन आते हाँ, हैं। 190 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का होता है वो। ओके सर, जो प्री एग्ज़ाम की बारे में बात करें जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश है, आपका मैथ है, रीजनिंग है। मैथ और जो रीजनिंग है आपका 35 नंबर का आता है, इंग्लिश आपका 30 नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं अच्छे नंबर ऑब्टेन करने के लिए किन किन चीज़ों पर हमारे पास कमांड होनी चाहिए? यार सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका एक हैबिट बनती है इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश समझने की। और सेकंड चीज़, आपको ग्रामर पे फोकस ज़्यादा रखना है, क्योंकि ग्रामर ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप चाहे पैसेज पढ़ोगे या चाहे आप एरर फाइंडिंग करोगे, सब में ग्रामर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, जिससे कि आप उनको पकड़ सको कि क्या उसका सिनोनिम हो सकता है, क्या एंटोनिम हो सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तीनों। तो मतलब कहने का मतलब रीडिंग पे ज़्यादा फोकस रीडिंग रखना है, पे। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें अधिक से अधिक। ठीक है सर, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ प्रोमिनेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं। जैसे आपका पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, आपका पैराजम्बल है, वोकैब सेक्शन है, आपका ग्रामर सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्रिएट होते हैं। तो सर सबसे पहले बात करेंगे पैसेज की। पैसेज जो कि काफ़ी लॉन्ग होता है और स्टूडेंट को एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आपकी क्या अप्रोच रही पैसेज को सॉल्व करने की? पहले क्वेश्चन को पढ़ते थे, देन पैसेज में आंसर फाइंड आउट करते थे, कि पहले पूरा पैसेज पढ़ते थे देन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे? यार मेरे हिसाब से तो पहले पैसेज को पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर पैसेज पढ़ लोगे एक बार तो जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे आप उससे समझ सकते हो कि वो किस जगह मैंने देखा है। तो वो ज़्यादा अच्छा है आपको टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम भी कम होता है। तो आप पहले पैसेज पढ़ लो एक नज़र से, उसके बाद आप क्वेश्चन देखो कि वो क्वेश्चन किस जगह पे दिख रहा है आपको। वो ज़्यादा आसान होता है आंसर करना मेरे हिसाब से। ओके सर, दूसरा बात करते हैं पैराजम्बल, जो जिसे सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। तो पैराजम्बल के सर कई मेथड हैं सॉल्व करने के, तो आप कौन सा मेथड मतलब यूज करते थे? मेरा यार जो होता है वो मैं फर्स्ट सेंटेंस निकालता हूँ, लास्ट सेंटेंस निकालता हूँ और बीच के कनेक्टर्स ढूंढता हूँ बस, मैं केवल, और कुछ नहीं। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग एंडिंग पॉइंट। पॉइंट, हाँ। ठीक है, बाद बाकी नाउन प्रोनाउन के थ्रू बाकी हाँ, मतलब कनेक्ट बाकी कर सकते हैं। कनेक्टर्स, हाँ। ठीक है सर, दूसरा बात है सर ग्रामर सेक्शन है, जिससे काफ़ी ज़्यादा इसके रूल हैं, इसके कंजक्शन है, सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट है, आपका प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जो कि क्लोज टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपने कोई बुक वगैरह फॉलो की या कोई कहाँ से आपने कवर किया? यार बुक तो मैंने कोई फॉलो नहीं करी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे शुरू से ही इंग्लिश का थोड़ा सा मेरा कमांड अच्छा है इंग्लिश पे, शुरू से पढ़ा है। ग्रामर्स के, मैं सही बताऊँ तो ग्रामर के कोई रूल्स याद नहीं रखता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है अगर, तो वो आपके प्रैक्टिस में आ जाता है। आपको सेंटेंस देख के समझ जाओगे कि इसमें एरर है कि नहीं, इसमें किस चीज़ क्या टेंस आना चाहिए और क्या टेंस चल रहा है। तो आपको सिर्फ अपनी रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना एक लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा इंग्लिश, ताकि आप अच्छे से पकड़ सको। रूल्स कोई नहीं याद रखता है यार, रूल्स कोई नहीं याद रखता है। बस इतना है कि आप अगर पढ़ते रहोगे तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ गलत है, और आप अपने आप उसे ठीक कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है इंग्लिश अच्छे से तो। ठीक है सर, दूसरा है वोकेबलरी सेक्शन। यहाँ से आपका ईडियम फ्रेज है, OWH है, आपका वोकैब सेक्शन है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो वोकैब आपने कहाँ से तैयार किया? प्रीवियस पेपर या कोई आपने
बुक वगैरह फॉलो की थी? वोकैब के लिए यार सबसे बड़ी चीज़ तो है बुक्स आप ले सकते हो जिसमें ईडियम्स फ्रेजेस आपको मिल जाएं। आप ईडियम फ्रेजेस याद नहीं कर सकते सारे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ईडियम फ्रेजेस होते हैं आप उन्हें कम से कम देख सकते हो कि वो कहाँ यूज़ हुए हैं, और उसी से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हर एक याद करना मुश्किल होता है। तो जो आपको पता है आप उनको, जो आपने देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में। मैथ सब्जेक्ट में अगर हम बात करेंगे डीआई की, जो कि इनएप्टेबल पार्ट है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। डीआई है आपका, अर्थमेटिक सेक्शन है आपका, एडवांस मैथ है। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए आपने किन किन चीज़ों को फॉलो किया? मैंने मैथ्स के लिए, मेरे पास एक बुक थी स्पीड मैथ्स की, आर एस अग्रवाल की है या किसी ऑथर की है मुझे पता है। स्पीड मैथ्स की एक बुक है जिसमें कैलकुलेशंस आसान रहते हैं और उसमें शॉर्टकट्स भी दिए होते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टकट्स से आप उसे निकाल सकते हो। और सेकंड मोस्ट चीज़ है आपकी कैलकुलेशन की ट्रिक्स और कैलकुलेशन की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डीआई में ऐसा होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और आपको एक वो दिया होता है, मतलब चीज़ दी होती है कि हाँ ये बार ग्राफ है या पाई चार्ट है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अगर कम है तो आप 10 मिनट लगा दोगे सिर्फ डीआई सॉल्व करने में। Yes, तो sir. हर एक चीज़ में सबसे ज़रूरी होता है आपका कि आपकी कैलकुलेशंस कितनी तेज़ हैं। कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ होगी तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और रही बात अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक भी उस स्पीड मैथ्स में आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे अरिथमेटिक उतनी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अर्थमेटिक की सर बात करते हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपने अर्थमेटिक के लिए क्या क्या चीज़ फॉलो किया? देखो अरिथमेटिक में मेरे हिसाब से तो अरिथमेटिक में जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपका रेशियो प्रोपोर्शन और CI/SI, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस। ये 4 चीज़ें अगर आप पढ़ जाओगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे और बाकी हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आपने क्या क्या चीज़ फॉलो किया? रीजनिंग के लिए मैं सही बताऊं तो मैंने सिर्फ मॉक पेपर्स दिए हैं। मैंने ऑलिव बोर्ड के मॉक पेपर ख़रीदे हुए थे, और मॉक पेपर से जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना ही अच्छी आपकी रीजनिंग होती जाएगी, क्योंकि पज़ल में सबसे मेन होता है कि आप कितने ऑप्शंस बना रहे हैं। अगर ये बोला गया है कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोग बाहर देख रहे हैं कुछ लोग अंदर देख, आपको ये देखना पड़ेगा कि एक बार उसे बाहर बिठा के कैसा बनेगा और एक बार अंदर बिठा के कैसा बनेगा। जितनी तेज़ आप इसे कर पाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और उतनी ज़्यादा अच्छे से आप रीजनिंग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट यही रहते हैं, लेकिन जीएस का पार्ट है वो जुड़ जाता है। तो सर जीए में आपके बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी आते हैं और इकोनॉमिक के भी आते हैं। हाँ आते हैं। तो जीए के में सर करंट अफेयर्स भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्लिगेटरी है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने किन किन चीज़ों को फॉलो किया? करंट अफेयर्स के लिए तो यार मंथली एक प्रतियोगिता दर्पण आती है, आप उसे पढ़ सकते हो। नहीं तो ऑलिव बोर्ड में ही आपको बोल्ट एक सीरीज़ आती है उनकी, जिसमें हफ्ते हफ्ते के और महीने महीने के भी करंट अफेयर्स होते हैं। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स तो पुराने 4 से 5 महीने के बहुत होते हैं, लेकिन जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो 2 से 3 महीने के पूछे जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा ही करेगा वो। ओके सर, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर किन किन चीज़ों पे हमें फोकस रखना चाहिए? वहाँ पे देखो फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो करंटली हो रहा है, सिचुएशंस जो भी फाइनेंशियली चल रही हैं, इकोनॉमिकली चल रही हैं, आप उसे ही पढ़ना। बहुत करंट अफेयर्स में बहुत कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा। आप करंट अफेयर्स में जो कुछ भी पढ़ रहे हो वही सब बहुत है आपके लिए। करंट अफेयर्स में जो भी इकोनॉमिक के क्वेश्चन आ रहे हैं आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर लो कि ये है क्या, तो आप समझ जाओगे कि वो क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ओके सर, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, कंप्यूटर के नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। ओके सर, आपने बैंक के एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपरेशन की थी, कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने कोचिंग नहीं ली कोई। लेकिन कोचिंग ले सकते हो आप, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कोचिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। यूट्यूब से, बुक्स से, मॉक पेपर्स लगा के ही काम किया था सारा। ठीक है। ओके सर, पांडे सर नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब बॉयज़ होते हैं ना, पढ़ाई से कभी कभी थोड़ा सा डजिंग भी होने लगते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ और स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं, मतलब फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते थे? मैं यार गाने सुनता हूँ, मुझे गाने बहुत पसंद है। इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, मैं गाने सुनता हूँ बस। कोई फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर यार मेरा बोला जाए तो सोनू निगम है, हिंदी में तो। और इंग्लिश में तो बहुत सारे हैं, तो इनका किनका नाम लूँ मैं इंग्लिश में तो। ओके, कि क्या सर सोनू निगम को कोई गाना सुना सकते हैं? मैं भाई मैं गा नहीं सकता यार, गाने को मत बोलो। इतना लंबा जर्नी रहा एग्ज़ाम का, और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के पीछे किसी न किसी का क्रेडिट जरूर रहा होगा, मतलब श्रेय जरूर रहा होगा, सहयोग जरूर रहा होगा। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? सबसे पहली बात तो मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने जब भी मैं पेपर कोई ना क्वालिफाई कर पाया, मैं कभी डिप्रेशन में था कि मुझसे नहीं निकल रहा पेपर, नहीं हो रहा काम, फिर भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनकी बात मानी, पढ़ाई की, उसके बाद जाके मुझे रिज़ल्ट मिल गया आज। तो मैं पूरा श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ, माँ बाप को अपने।
ओके सर, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, चुनौतियाँ एंड परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कहीं न कहीं एक प्रिपरेशन में बाधा का कारण भी बनता है। तो आपने भी इन सब चीज़ों को फेस किया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, बाधाएं सबके साथ में आती हैं, लेकिन एक चीज़ होती है फोकस। आपको फोकस होना चाहिए कि चलो मैं आज अगर इस परेशानी में हूँ, तो अगर मैंने इस परेशानी को काट लिया, अगर इस समय पढ़ लिया, कुछ कर लिया, तो आगे जाके मेरी लाइफ सुधर जाएगी। ये एक मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि जो मैं आज जो मज़े कर रहा हूँ, अगर ये मज़े मैं बिना सेटलमेंट के कर पा रहा हूँ, तो सोचो जब मैं सेटल हो जाऊँगा तो इससे ज़्यादा कितने मज़े कर पाऊँगा मैं। ये सोच के मोटिवेशन लानी चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ बनना है, ताकि मुझे टेंशन ना रहे किसी चीज़ की, और मैं अपने हिसाब से लाइफ जी सकूँ। ओके, तो गाइस बिल्कुल हार नहीं माननी है, ठीक है? परेशानियाँ सभी की लाइफ में आती हैं। कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए तकलीफ़ होना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। क्योंकि इंसान के मतलब छाँव में ही इंसान के कदम रुक जाते हैं, जबकि धूप में कदम कभी नहीं रुकते नहीं। हैं। एक इडियम भी मुझे याद आ रहा है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, दैट मीन ग्रैपल द सिचुएशन करेजियसली, मतलब साहसपूर्वक चुनौतियों का सामना करना, ठीक है? ओके, लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया था? ठीक है सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तक डिसअपॉइंटेड भी हैं एग्ज़ाम प्रेशर को लेके, चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, तो उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? यार मेरे हिसाब से तो पढ़ते रहो आराम से, है ना, बस पेशेंस दो, टाइम दो थोड़ा सा, कि टाइम तो लगता है हर चीज़ को ना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हाँ, मैंने आज पेपर दिया है तो ये निकल ही जाए तुरंत। अगर आप नहीं निकाल पाए तो आप इससे सीखो कि हाँ, मैंने किस जगह गलती करी, मेरी स्पीड कम है, तो और मॉक्स लगाओ ताकि स्पीड बढ़े। कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके बेसिक्स पढ़ो कि यहाँ गलती की मुझसे कैसे हो गई। आप पढ़ोगे, थोड़ा पेशेंस दोगे, तो अपने आप आपको सक्सेस मिलेगी। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी एसबीआई एग्ज़ाम के रिलेटेड, ठीक है? पांडे सर ने सभी चीज़ों के बारे में कवर किया है, चाहे आपके पेपर हों चाहे बुक्स हों, ठीक है? कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डाउट कवर करने की कोशिश करूँगा। सर, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मन में क्रिएट आ रहा है, मतलब स्टूडेंट के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइनेशन है कि मतलब आफ्टर द सिलेक्शन, मतलब एसबीआई में सेलेक्ट होंगे तो मतलब एनुअली कितना उनको सैलरी मिलेगा, जो अभी दो सैलरी में तो एनुअली? देखो, जैसे ही होता है कि एडवांस 2 इंक्रीमेंट लग के आते हैं, तो अगर मैं एक मोटा मोटी कहूँ, वो तो डिपेंड भी करता है कि आप किस जगह पे हो, तो भी आप समझ लो कि 4 से 5 लाख पर एनम आपका पैकेज बन जाता है। उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस और भी मिलते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिलता है, पेट्रोल एक्सपेंसेस मिलते हैं, और कन्वेंस का एक्सपेंसेस मिलते हैं, तो ये सब एक्सपेंसेस मिला के काफ़ी अच्छा बन जाता है सब। ओके, तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी और पांडे सर रियली में बहुत ही लेबोरियस पर्सन है एज वेल एज वेरी फ्रेंडली पर्सन है, ठीक है? और कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, तो जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए गाइज, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।